सो हे वन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी एमटीएस का टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइज जो नोट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आपका एग्जाम आएगा तब आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएगी गाइस। तो प्लीज नोट जरूर बनाइए। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि जब आप नोट बनाते हो तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आप इसका रिवीजन करिए। तो गाइज नोट बनाइए, रिवीजन करिए, चीजें जितना ज्यादा क्लियर आउट रहेगी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा और आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। सो गाइज जितने भी लोग एसएससी एमटीएस का प्रिपरेशन करें या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है गाइस, क्योंकि सिर्फ 2 लोग 3 लोग 10 लोग ऐसे नहीं आए कंपटीशन में कि ऐसे ही आप पढ़े और हो गया। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों लोग हैं तो आपको उससे भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, एसएससी एमटीएस टॉप 20 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है गाइस, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशाखा दत्त ने किसकी रचना की है। तो बताइए कि विशाखा दत्त जो है वो किस पुस्तक की रचना की है। तो आपके ऑप्शन है बुद्ध चरित्र की, ऑप्शन बी अष्टध्यायी की, या ऑप्शन सी मुद्राक्षर की, या ऑप्शन डी महाभाष्य की। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विशाखा दत्त ने जो है वो मुद्रा राक्षस की जो है वो रचना की थी। और ये जो रचना थी ये किस पे आधारित थी, तो ये चाणक्य के जीवन पे आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों के जीवन पे जो आधारित थी मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक आप फिगर में देख सकते हैं। ये है पिक्चर और ये किसके जीवन पे आधारित थी, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे ये आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे ये आधारित थी, आपको पहला ये याद रखना है। दूसरी बात करते गए बुद्ध चरित्र की। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो किसने की थी, तो आपको याद रखना है बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी वो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, तो अब इसकी रचना जो है वो किसने की थी, तो अश्वघोष ने जो है वो किसकी रचना की थी, तो अर्जुन घोष ने जो है वो रचना की थी बुद्ध चरित्र की। और बुद्ध चरित्र जो है वो बुद्ध के जीवन के बारे में। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र जो है वो किसके जीवन के बारे में, तो आपको याद रखना है कि बुद्ध चरित्र जो है ये बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें बुद्ध की सारी जीवन की जितनी भी घटनाएं सबके बारे में बताया गया। तो आपको याद रखना है कि ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बात करते गए अष्टाध्यायी की। तो अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो गाइस याद रखिएगा अष्टाध्यायी की रचना जो किया था वो पाणिनि ने की थी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी की रचना जो है वो पाणिनि ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं महाभाष्य की। तो महाभाष्य की रचना किसने की थी, तो याद आपको रखना है कि महाभाष्य की रचना जो की थी वो पतंजलि ने की थी। पतंजलि किसकी रचना की थी, तो महाभाष्य की। गाइस कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी देता है और कभी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देता है कि इसमें मिलान करिए कि कौन किसके एक तरफ जो है जिसने रचना की पुस्तक की वो, और एक तरफ पुस्तक के नाम दे देंगे और आपको मिलान करने के लिए देगा। तो इसीलिए है इसको आपको याद रखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की, जो कि बुद्ध के जीवन के बारे में। अष्टाध्यायी ने जो है पाणिनि की रचना की। उसके बाद विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की और पतंजलि ने महाभाष्य की। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो क्या है। और एसआई मात्रक से रिलेटेड तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही। तो बताइए शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी पास्कल, या ऑप्शन डी वाट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है गाइस। और आपको बता दें कि शक्ति जो है वो कहते किसे है। सो गाइज आपको याद रखना है कि कार्य और समय के दर को जो है वो क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि इससे आपको याद रहेगा कार्य और जो समय का दर होता है। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य और जो समय का दर होता है इसे ही हम शक्ति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है ये होता है कार्य और समय का जो दर होता है, ये आपका शक्ति कहलाता है। और इसका ऐसा मात्रक जो है वो वाट हो गया। उसके बाद बात करते गए जूल की। तो जूल है ना, जूल की जो है वो किसका ऐसा मात्रक है, तो आपको याद रखना है
ये कार्य कार्य या ऊर्जा जो आपको दिया रहा है तो आपको याद रखना है कार्य या फिर आपको ऊर्जा, इस दोनों में से कोई भी दिया रहा है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा गाइस, तो इसका एसआई मात्रक होगा जूल, ये आपको याद रखना है। न्यूटन जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये बल का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है वो किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो आपको याद रखना है दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये आपको ध्यान रखना। और एसआई मात्रक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो क्योंकि जो परिसीमन आयोग का जो गठन है वो अब तक जो टोटल किया गया है वो कितनी बार किया गया, तो ये आपको याद रखना है, ये टोटल जो है इसका गठन जो हो गया है वो 4 बार जो है इसका गठन हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि कितनी बार इसका गठन हो गया, 4 बार गठन हो चुका है। इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि परिसीमन आयोग का जो पहली बार गठन हुआ वो कब हुआ, तो आपके ऑप्शन है 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1956 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में जो है वो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। और उसके बाद बात करते गए ये कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार जो गठन हुआ वो कब हुआ, 1952 में। उसका दूसरी और तीसरी और चौथी बार भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे पहली बार ही पूछेगा। तो आपको याद रखना है दूसरी बार जो इसका गठन हुआ था वो आपको याद रखना है 1962 में जो है दूसरी बार इसका गठन हुआ था। तीसरी बार जो इसका गठन हुआ था आपको याद रखना है वो 1972 में जो है इसका तीसरी बार गठन हुआ था। और जो चौथी बार गठन हुआ था ये आपको याद रखना है 2002 में, 2002 में जो है ये चौथी बार गठन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको बता देगा इसकी परिसीमन आयोग जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आपको ये भी याद रखना है कि परिसीमन आयोग जो है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि परिसीमन आयोग जो है यह आपका अनुच्छेद 82 में जो है इससे संबंधित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 82 जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा गाइस अनुच्छेद 82, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 82 जो है वो किससे संबंधित है, तो ये परिसीमन आयोग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के में करते हैं, ठीक है। तो समुद्र की गहराई नापने में जो करते हैं वो कौन से वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं, तो आपके ऑप्शन है ऑल्टीमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई नापने में करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑल्टीमीटर की बात करें गाइस तो ये ऊंचाई नापने में, ऊंचाई नापने में किसका प्रयोग करते हैं गाइस, तो याद रखिएगा ऊंचाई नापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो हम ऑल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बैरोमीटर, याद है जब बैरोमीटर की रीडिंग कम हो जाती है तो इससे क्या आता है, आंधी आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपको याद रखना है वायुदाब। चाहे वायुदाब की जो कमेगा या फिर बैरोमीटर की रीडिंग कमेगी तो इससे आपको क्या आएगा, आंधी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फेदोमीटर से जो है वो समुद्र की गहराई नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से जो है वो क्या नापी जाती है, तो आर्द्रता, आर्द्रता जो है वो किससे नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, ये आपको ध्यान रखना है। और बैरोमीटर की रीडिंग कम होती है, इससे आपकी जो है आंधी आती है, आप ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तोताए हिंद के रूप में जाने जाते हैं, तो तोताए हिंद के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है ये बताइए। तो आपके ऑप्शन है अल-बुरूनी को, ऑप्शन बी मिनहाजुल सिराज को, या ऑप्शन सी अमीर खुसरो को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस तोताए हिंद के रूप में जिन्हें जाना जाता है ये आपको याद रखना है, अमीर खुसरो को जो है वो तोताए हिंद के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है, तो उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जो है ये अमीर खुसरो को जाना जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उर्दू साहित्य के रूप में या तोताए हिंद के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है, तो उर्दू साहित्य के जनक के रूप में अमीर खुसरो, तोताए हिंद के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके
बाद आपको जो है यहाँ पे अल-बरूनी से जो है वो एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी ने जो है किस चीज की रचना की थी, आपको याद रखना है कि तारीखुल हिंद की रचना जो की थी वो किसने की थी, तो अल-बरूनी ने। इससे एक पॉइंट जो है ये बनता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तारीखुल हिंद पुस्तक जो है वो किसने लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। तारीखुल हिंद पुस्तक जो लिखे थे वो आपके अल-बरूनी ने लिखे थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि तारीखुल हिंद जो है वो अल-बरूनी ने लिखा था। मिनाजुल सिराज जो है वो कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो लिखा था वो तबकाते नासरी, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो तबकाते नासरी जो है ये मिनहाजुल सिराज ने लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तबकाते नासरी के पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिनहाजुल सिराज जो है वो तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। सो गाइस सबसे पहले आप है ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि भारत स्तर पे, ठीक है। लोग इसी जगह गलती कर देते हैं, ये ध्यान से पढ़ते नहीं है और सीधा हरित क्रांति के जनक जो उनके दिमाग में रहता है और करेक्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से उनका गलती हो जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को हमेशा सही ढंग से पढ़ा करिए। आपसे पूछ रहा है कि भारत के स्तर पर जो है वो हरित क्रांति का जनक किसे, क्योंकि दोनों स्तर पे है, भारत स्तर पे भी है और विश्व स्तर पे, और दोनों अलग अलग स्तर पे है, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि भारत के स्तर पे जो है वो हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत स्तर पे जो है वो एम एस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति के जनक माना जाता है। और अगर बात करें हरित क्रांति जनक की जो है, हरित क्रांति जो है इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1960 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछेगा इसकी इसकी जो है शुरुआत तो हुई थी 1960 में, तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है ये किस पे की थी, ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्तर पे, विश्व स्तर पे जो है किसने शुरुआत की थी हरित क्रांति की, तो विश्व स्तर पे जो है गाइस आपको याद रखना है, विश्व स्तर पे जो है वो नॉर्मन बोरलॉग ने शुरुआत की थी। और इनको जो है 1970 में जो है इसको पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व स्तर पे जो है इनकी शुरुआत की थी हरित क्रांति की, और हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्गीज कुरियन की बात करेगा तो ये आपको याद रखना है, ये कौन सी क्रांति की शुरुआत की थी, तो श्वेत क्रांति की शुरुआत के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति के जो जनक है वो वर्गीज कुरियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक है। तो ये जो है जनक आपसे पूछता ही है कि कौन से क्रांति के कौन से, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बताइए जो पश्चिम बंगाल है वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो ये जो है ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। मैं जैसे जैसे इसको लाइन अप कर रही हूँ ये आपको देखना है, ये जो है ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये इसका सीमा जो है वो कहाँ कहाँ से लगेगा, तो फिगर में आप गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसका सीमा जो है ये किससे लग रहा है, बांग्लादेश से लग रहा है। फिर यहाँ भी इसका सीमा है गाइस, यहाँ भी इसका सीमा है जो कि किससे लग रहा है, भूटान से। और यहाँ भी इसका सीमा है जो कि किससे लग रहा है गाइस, ये नेपाल से। तो ये टोटल 3 देशों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो टोटल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कौन कौन से देश है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है भूटान। उसके बाद किसके साथ करता है गाइस, तो आपको याद रखना है ये भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। और उसके बाद किसके साथ करता है गाइस, तो बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है उसके बाद किसके साथ करता है, तो बांग्लादेश के साथ जो है ये सीमा साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि दक्षिण में छोटा अंडमान डैश द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो दक्षिण में है जो छोटा अंडमान है वो किसके द्वारा जो है वो निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 7 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, या ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार को जो है, यहाँ पे आपका कार निकोबार छूट गया, तो याद रखिएगा कार निकोबार को जो है वो कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। उसके बाद बात करते हैं कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनी कॉय को जो अलग करता है वो कौन करता है, तो मालदीव और मिनी कॉय को जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, मालदीव और मिनी कॉय। मालदीव और मिनी कॉय को जो है वो कौन करता है, तो मालदीव और मिनी कॉय को जो है वो 8 डिग्री चैनल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है, तो कवरती और मिनी कॉय को जो है वो उनको अलग करता है कौन, तो 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जयपुर घराने का जो है वो सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी ओडिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कथक है। और आपको याद रखना है कि ये जो है कथक जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको याद रखना है कथक जो है ये आपकी यूपी का जो नृत्य है, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है, तो कथक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कथक के नृत्य से कौन संबंधित है, तो आपको याद रखना है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, ये सब जो है ये संबंधित है, ये आपके जो है ये कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं भरतनाट्यम की गाइस। तो भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ, तो ये आपके तमिलनाडु का है। उसके बाद कथकली की बात करें गाइस, तो ये आपके केरल का, ओडिसी जो है ये आपके उड़ीसा का है। उसके बाद बात करते हैं भरतनाट्यम जो है ये यहाँ से जो है वो कौन सी संबंधित है, रुक्मणी देवी जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन है, तो रुक्मणी देवी। और आपको पता है कि टोटल जो है वो 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से आपका है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। उसके बाद आपको याद रखना है सत्रिया। ये सब जो है ये कहाँ का है, तो ये आपके जो है ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि ये जो है रुक्मणी देवी का संबंध जो है किससे है, वो भरतनाट्यम से। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस दर्रे से के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा है जिस जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ये कौन सा दर्रा है? तो आपके ऑप्शन है जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा या ऑप्शन डी नाथुला दर्रा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जो राजमार्ग 1A है वो लेह को कश्मीर घाटी से जो जोड़ता है वो जो जिला दर्रा जोड़ता है। और ये जो जिला दर्रा जो है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये अगर आपसे पूछे कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, अगर जो जिला दर्रा जो पूछे ये कितनी ऊंचाई पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल है 3528 मीटर। ठीक है, तो कितनी है टोटल आपको याद रखना है, 3528 मीटर है जो इसकी ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है 3528 मीटर। और ये जो है ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो जोड़ता है ये श्रीनगर, कारगिल और लेह मार्ग का हिस्सा है। तो ये कौन से मार्ग का हिस्सा है जो जिला दर्रा, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो आपको याद रखना है ये श्रीनगर, पहला आपको याद रखना है श्रीनगर, दूसरा आपको याद रखना है लेह, श्रीनगर, लेह और ये कारगिल। ठीक है, श्रीनगर, लेह और कारगिल के मार्ग का हिस्सा कौन सा है, तो ये है आपका जो जिला दर्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि कन्नव वंश के बाद इनमें से किस वंश ने भारत पर शासन किया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी कन्नव वंश, सातवाहन वंश, हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन आया, तो ये आपको याद रखना है। तो इससे अच्छा आपको पूरा मैं बताऊंगी, तो बताइए कि कन्नव वंश के बाद जो है वो किस वंश ने शासन किया, तो आपके ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश या ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मगध साम्राज्य में जो है आपको याद रखना है कि मगध साम्राज्य में जो है वो टोटल कितने राजवंशों का शासन था, तो आपको याद रखना है कि मगध साम्राज्य में जो है वो टोटल 7 राजवंशों का शासन था। तो टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया मगध साम्राज्य में, तो टोटल 7 राजवंशों ने। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका क्रम याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि टोटल 7 राजवंशों ने जो है इसका शासन किया था, और कौन कौन से वंश से इसका क्रम भी आपको मैं बताऊंगी।
तो सबसे पहले अगर बात करें गाइस, तो सबसे पहले जो जिन्होंने शासन किया था वो हर्यक वंश ने। तो सबसे पहले किस वंश का शासन आया? तो सबसे पहले हर्यक वंश का शासन आया। हर्यक वंश के बाद जो है वो कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है शिशुनाग वंश। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पे कौन सा वंश है? तो तीसरे नंबर पे जो है वो नंद वंश। नंद वंश का शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन आया, ये आपको ध्यान रखना है। नंद वंश के बाद जो है वो किस वंश का शासन आया? तो चौथे नंबर पे जो है ये मौर्य वंश। चौथे नंबर पे कौन से वंश का शासन था? तो चौथे नंबर पे मौर्य वंश का शासन था। पांचवें नंबर की बात करें गाइस, तो पांचवें नंबर पे जो है वो कौन से वंश का शासन था? तो पांचवें नंबर पे जो है वो शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासन था वो कितने नंबर पे था? तो शुंग वंश का जो है वो पांचवें नंबर पे था। यानी कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश का शासन आया। शुंग वंश के बाद जो है वो किसका शासन आएगा? कन्नव वंश का। तो ये आपको याद रखना है कि छठे नंबर पे जो कौन है? छठे नंबर पे आपका कन्नव वंश है, और सातवें नंबर पे जो है वो कौन सा है? सातवाहन वंश। ठीक है, तो कन्नव वंश के बाद जो है वो किस वंश का शासन आया? तो कन्नव वंश के बाद जो है वो सातवाहन वंश का शासन है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है ये कभी कभी जरूरी नहीं आपको कन्नव वंश के बाद ही पूछेगा, कभी नंद वंश के बाद पूछ दे, कभी शिशुनाग वंश के बाद पूछ दे, कभी हर्यक वंश के बाद पूछ दे। तो ये जो है आपको क्रम याद रखना है। सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कन्नव वंश, और कन्नव वंश के बाद जो है वो सातवाहन वंश का शासन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से वारली पेंटिंग जो है वो भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए वारली पेंटिंग जो है वो भारत की किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है वो वारली पेंटिंग जो है वो लोक चित्रकला है महाराष्ट्र। और यह पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये जो पेंटिंग है, इसी पेंटिंग को जो है वारली पेंटिंग कहते हैं। और ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा बनाई जाती है। तो आदिवासियों के, महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के आदिवासियों के द्वारा जो है वो वारली पेंटिंग बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है कि इसमें जो है इसमें सफेद रंग का उपयोग होता है। ठीक है, ये जब भी जो ये पेंटिंग बनाई जाती है, जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें किस चीज का उपयोग हो रहा है? तो ये सफेद रंग का जो है इसका उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है कि ये किस रंग का उपयोग होगा हमेशा। तो आपको याद रखना है कि ये सफेद रंग का रहता है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा आपको लाल या फिर मिट्टी के कलर का जो है ये आपको बैकग्राउंड दिखेगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, ये किस कलर का हमेशा रहेगा? तो ये तो लाल कलर का रहेगा, या फिर आपको जो है मिट्टी के कलर का इसका पृष्ठभूमि रहेगा। और जो इसका पेंटिंग जो किया रहेगा वो आपको सफेद रंग का इसमें उपयोग हुआ रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का कौन सा भाग है जो रसायन मंडल का भी एक भाग है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है आयन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समतल मंडल, या ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रसायन मंडल का जो एक भाग है वो आयन मंडल है, ये आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल की बात करेगा तो इसमें मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होगी वो आपके क्षोभ मंडल में होगी, चाहे वो वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, जो भी हो। तो मौसम से संबंधित जो घटना होती है वो कौन सी किस में होती है? तो मौसम से संबंधित घटना किस में है? तो क्षोभ मंडल में। या मैं यहाँ पे लिख दे रहा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो है इस तरीके से प्रश्न पूछता भी है कि मौसम से संबंधित घटना जो है वो पृथ्वी की किस परत में होती है? तो आपको याद रखना है वायुमंडल के कौन से भाग में। तो आपको याद रखना है कि ये क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में क्या होता है कि समान ताप की वजह से जो है वायुयान वगैरह जो है वो किसमें उड़ता है? तो वायुयान वगैरह जो है वो किसमें उड़ेगा? तो ये समताप मंडल में होता है, ये समान ताप की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन जो था इसमें क्या था, मुस्लिम के लिए अलग जो है वो निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें जो है वो शुरुआत जो हुई थी इसकी, वो भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1909 का,
मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 1919 का मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो 1909 के मार्लो मिंटो रिफॉर्म के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 का है कि निम्नलिखित में से कौन सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। तो सब्जी के उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन सा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी पोमो कल्चर या ऑप्शन डी ओलेरी कल्चर। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सब्जियों के उत्पादन से जो संबंधित है वो ओलेरी कल्चर संबंधित है, ये आपको याद रखना है। विटी कल्चर की बात करेगा तो ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। तो अंगूर उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन है, तो वीटी कल्चर जो है वो आपके किससे संबंधित है, तो वीटी कल्चर जो है वो आपके अंगूर उत्पादन से संबंधित है। उसका पीसी कल्चर की बात करेगा तो पीसी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। जो पीसी कल्चर है ये मछली पालन या फिर मत्स्य, ये आपको याद रखना है। ये किससे है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये मछली पालन या मत्स्य पालन से जो संबंधित है वो कौन है, तो ये पीसी कल्चर है। उसके बाद बात करते हैं इस पोमो कल्चर। पोमो कल्चर जो है वो किससे है, तो ये फल उत्पादन से, फल उत्पादन से जो संबंधित है वो कौन है, तो आपको याद रखना है जो फल उत्पादन से संबंधित है ये पोमो कल्चर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये फल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली पनिहारी नृत्य है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए पनिहारी नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान की, ऑप्शन बी मेघालय की, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश की या ऑप्शन डी महाराष्ट्र की। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान की जो लोक नृत्य कला शैली पनिहारी है वो राजस्थान की है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है पनिहारी के बाद आपको याद रखना है जो राजस्थान की है जो कि है आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है चरी जो नृत्य है ये किससे संबंधित है, ये राजस्थान से। पनिहारी के बाद चरी हो गया, उसके बाद जो है ये आपका भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भी आपके राजस्थान से संबंधित है। भवाई लोक कला नृत्य शैली किसकी है, तो ये आपको याद रखना है ये राजस्थान से। उसके बाद आपको याद रखना है जैसे घूमर, घूमर जो है इसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो सभी को पता होगा। तो आपको याद रखना है कि घूमर जो है वो कहाँ का है, तो घूमर भी जो है ये आपके जो है ये राजस्थान का है। तो घूमर जो है वो किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो घूमर जो है ये राजस्थान का है। उसके बाद आपको याद रखना है राजस्थान से आपको एक और नृत्य जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चक्री। चक्री कालबेलिया ये सब जो नृत्य है ये आपका यहाँ का है, तो ये सब है ये आपके राजस्थान का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चक्री, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कालबेलिया। कालबेलिया भी जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो आपको याद रखना है कालबेलिया भी जो है ये राजस्थान का है। तो ये भी आपको याद रखना है कालबेलिया। उसके बाद बात करते हैं गाइस मेघालय से। तो मेघालय से भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेघालय से जो है ये कौन कौन सा नृत्य संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। लाहो जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, तो लाहो जो है ये मेघालय से संबंधित है। तो लाहो जो है ये मेघालय से संबंधित है। इसके साथ साथ जो बांग्ला, बांग्ला नृत्य भी जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो बांग्ला नृत्य भी जो है ये हमारा जो है ये मेघालय से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो याद रखना है मुखौटा। मुखौटा जो है वो किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो आपको याद रखना है मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करेगा तो महाराष्ट्र से आपको याद रखना है लावनी। लावनी जो है वो किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है। लावनी के साथ साथ आपको बता दें तमाशा, तमाशा भी जो है वो किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली, तो लावनी तमाशा ये सब जो है ये आपके महाराष्ट्र का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इसमें कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा ऐसा देवता है जिसके लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी सोम या ऑप्शन डी वरुण। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द कहा गया वो इंद्र को कहा गया, और ये जो है सबसे प्रिय देवता थे। तो ये कौन से देवता थे यह भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये चीज याद रखना है कि जो इंद्र को जो है वो कौन से देवता कहा गया ऋग्वैदिक काल में, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंद्र को जो है
वो वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया। तो वो किनका देवता कहा गया? तो वर्षा वर्षा और युद्ध का देवता जो है वो किसे कहा गया? तो वर्षा और युद्ध का देवता जो है वो इंद्र को कहा गया, और इन्हीं ही पुरंदर भी कहा गया। ये भी आपको याद रखना है, वर्षा और युद्ध का देवता। ठीक है, वर्षा और युद्ध का जो देवता है वो कौन है? तो ये पुरंदर है, यह भी आपको याद रखना है। यानी कि इंद्र, इन्हें पुरंदर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अग्नि जो है ये आपके आग के देवता है। तो अग्नि जो है वो ऋग वैदिक काल में जो है वो किसे कहा गया? तो अग्नि को जो है वो ऋग वैदिक काल में आग का देवता कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोम की बात करें गाइस, तो सोम को जो है वो ऋग वैदिक काल में जंगल का देवता कहा गया। सोम को किसका देवता कहा गया ऋग वैदिक काल में? तो जंगल का देवता जो है वो किसे कहा गया ऋग वैदिक काल में? तो जंगल का देवता जो कहा गया है वो कहा गया है सोम को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सोम को जो कहा गया वो जंगल का देवता। उसके बाद वरुण की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वायु का देवता जो है वो किसे कहा गया? तो वरुण को कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वायु का देवता जो किसे कहा गया? वरुण को कहा गया। ठीक है, वायु का देवता, और ये किसे कहा गया? वरुण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बादशाह नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए, बादशाह नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो आपके ऑप्शन है अब्दुल हमीद, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी फिरदौसी, या ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बादशाह नामक पुस्तक के लेखक जो है वो अब्दुल हमीद है, ये आपको याद रखना है। फिरदौसी जो है ये किस कौन से पुस्तक के लेखक है? तो शाह नामक पुस्तक के जो लेखक है ये फिरदौसी है, आपको याद रखना है। उसके बाद अल-बरूनी की अभी मैं बताई हूँ कि तारीखुल हिंद जो है वो किन्होंने लिखा था, तो ये आपको याद रखना है कि तारीखुल हिंद जो पुस्तक है वो किसने लिखे थे? तो तारीखुल हिंद की जो पुस्तक लिखे थे वो अल-बरूनी ने लिखे थे, ये मैं पीछे भी बता चुकी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद गुलबदन बेगम ने जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, गुलबदन बेगम से तो बहुत फेमस है। तो हुमायूं नामा जो है वो किन्होंने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना। और ये हुमायूं की कौन थी? तो आपको याद रखना है ये हुमायूं की सौतेली बहन थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण हुआ है? तो ज्वालामुखी जो गतिविधियां उनमें से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो आपके ऑप्शन ए खारी, ऑप्शन बी क्रेटर झील, ऑप्शन सी मीठे पानी की झील, या ऑप्शन डी करस्ट झील। तो इसका जो निर्माण होता है वो क्रेटर झील का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ज्वालामुखी गतिविधियों से जो है क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है? तो ये जो है पिक्चर हम देख सकते हैं, ये जो है ना ज्वालामुखी, फॉर एग्जाम्पल कि ये ज्वालामुखी और यहाँ से जो है ये आग निकल रहा है। ठीक है, तो जब ये विस्फोट हो जाता है, जब ज्वालामुखी जो है जो विस्फोट होता है ना, तो ये जो जगह है ना ये खाली हो जाती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी जो है विस्फोट हो जाएगा तो ये जो जगह है ये खाली हो जाती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जब विस्फोट हो जाएगा तो ये जो जगह हो जाएगी ना ये खाली हो जाएगी, और इसी जो खाली जगह में जो है ना ये क्या होता है, यहाँ पे जो खाली जगह होगी इसी में जो है पानी भर जाता है, और इसी से जो है झील का निर्माण होता है, जिसमें जो क्रेटर झील जो है इसका प्रमुख उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो पहली बार भारत में कहाँ आयोजित की गई? तो आपके ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी मुंबई में, या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा जो आयोजित की गई थी वो इलाहाबाद में की गई थी, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है गाइस। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।